आज एक बार फिर से भारत ने अपनी वैश्विक शक्ति के दर्शन कराए। चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे राजनीतिक शक्ति हो और चाहे सामरिक शक्ति हो। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम अपने चैनल के उस खंड के बारे में, उस श्रृंखला के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं जो जियो इकोनॉमी पर निर्भर है। आज अमेरिका की तरफ से अलग अलग तरीके से दो बयान आए जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमने भारत को 1 महीने के लिए और परमिशन दी है कि वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। ये बात दूसरी है कि उन्होंने शब्द परमिशन इस्तेमाल किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है भारत पर से कि फिलहाल अभी 1 महीने तक और जो है तेल खरीदते रहो, जब तक कि हम जो है अपने जो चेले चपाटी देश हैं जिनको कि नाटो कंट्री कहा जाता है, उनको कि कुछ समय के लिए हम अपनी तरफ से सेटिस्फाई करते रहते हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो कंट्री की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको जो तेल की सप्लाई चाहिए वो रूस से डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब जो है अधिकांश देश उसमें से यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कहाँ से हो। तो होता ये है कि भारत रूस से चीन तेल खरीदता है, उसको यहाँ पर प्रोसेस करता है और बाद में इन नाटो कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को भेज देता है। तो इससे उनका भी काम चल रहा है, रूस का भी काम चल रहा है, भारत का भी काम चल रहा है। भारत का काम नहीं चल रहा है, भारत वास्तव में इन लोगों के बीच का एक ऐसा सेतु बन गया है कि हम तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और तुम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करो। भारतवर्ष की रिक्वायरमेंट तेल की है, लेकिन वो रूस से इस नाम पर सस्ता तेल खरीदता है और यहां पर प्रोसेस करके वो बेचता रहता है। अब अमेरिका चूंकि इतने दिनों से ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने भारतवर्ष को जो है रूस से तेल लेने के लिए मना कर दिया है, और रूस भारतवर्ष ने भी ये वादा किया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और हो ये रहा था कि भारत चूंकि रूस की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जो है भारतवर्ष की, उसकी निर्भरता उसके ऊपर खत्म होती जा रही थी, तो वो रूस से तेल खरीदना थोड़ा थोड़ा कम करता जा रहा था। उस चीज में ये फायदा उठा रहा था अमेरिका, ये बता के कि हमने देखो मना कर दिया, इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और अब वो ये कहे कैसे कि वापस भारत ने फिर से रूस से तेल ज्यादा खरीदना चालू कर दिया है जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। तो उसने ये कहा कि हमने उनको 1 महीने के लिए परमिशन दे दी है फिर से कि अब 1 महीने तक और खरीद लो। जबकि इन सारे जो पूरा जो व्यवहार बना है, व्यवहार मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन बने हैं, उसमें जो है अमेरिका ने बाकायदे भारतवर्ष से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की कि फिलहाल कम से कम 1 महीने आपको अभी और तेल खरीदना है रूस से। क्योंकि रूस से तेल खरीदना अगर बंद करना होता भारत को, तो वो अगर अमेरिका और दूसरे देशों पर जिस तरीके से सैंक्शन लगाता है, जिस तरीके से वो टैरिफ वगैरह लगाता है, तो जाने वो कब बंद करवा चुका होता अगर उसकी क्षमता के अंदर होता ये बात। तो आज तक तो नहीं करवा पाया, इतना उसने टैरिफ भी लगा लिया, उसके बाद भी नहीं बंद करवा पाया। और भी दूसरे तरीके उसने इस्तेमाल किए दबाव के, वो भी तब भी नहीं लगा पाया कि हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, हम आपसे वर्ल्ड ट्रेड डील नहीं करेंगे, तब भी नहीं लगवा पाया। भारतवर्ष इन सब चीजों से बेफिक्र अपना वो सौदे करता रहा, अपना तेल इंपोर्ट करता रहा, बाकी चीजें जो जहां देनी है देता, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसमें उसने कहीं भी किसी तरीके से किसी दबाव में आके कोई समझौता नहीं किया। और इसी बीच में सारी अलग अलग कंट्रीज से उसके अलग अलग सौदे होते रहे। जब यूरोप से डील हो गई, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से, ईयू से डील हो गई, तो उसके बाद अमेरिका को लगा कि अब तो बाजी पूरी हमारे यहाँ से निकल चुकी है। जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी भारत से, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी भारत से डायरेक्ट डील कर रही हैं। अब ले देके बचा केवल अमेरिका था, जो बड़ा देश था, जो ये सोच रहा था कि अब हमसे अगर डील अगर भारत की अब नहीं होती तो अब हम घाटे में रहेंगे। क्योंकि भारत तो मान लो ठीक है हमने इम्पोर्ट पर टैरिफ लगा दिए,
तो भारत हमको नहीं बेचेगा, किसी और को बेचने लगेगा। भाई कंट्रीज के बाद बीच में आपस में क्या होता है, केवल ट्रांजेक्शन होते हैं व्यापार के, कि हम तुमसे ये माल खरीद देंगे, हम तुमको ये माल बेचेंगे, इसके अलावा तो कोई सौदा होता नहीं है। और उसी में चाहे वो तेल हो, चाहे हथियार हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जो भी चीजें हो, सारी चीजें केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होती हैं। दो देशों के बीच में संबंध केवल और केवल व्यापारिक होते हैं। तो अमेरिका अब इस स्थिति में घाटे की स्थिति में पहुंच गया था कि अब अगर हम नहीं करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा घाटा हो जाए, क्योंकि भारतवर्ष की आवश्यकता तो दूसरे देशों से पूरी होने लगेगी। अब हम अगर नहीं उनसे खरीदेंगे, अगर हम उनसे अपना ट्रेड व्यापार नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो उसने फिर कहा कि भाई ठीक है, अच्छा हम आपसे सौदा करने के लिए तैयार हैं। ये बात दूसरी है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी टैरिफ की पूरी पॉलिसी को रद्द कर दिया, और बाद में उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले 10% का, फिर 20% टैरिफ लगा देंगे, 15% लगा देंगे। लेकिन इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क क्या है कि भारतवर्ष अपने व्यापारिक समझौतों में ज्यादातर क्या कर रहा है, वो द्विपक्षीय समझौता कर रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, वो रुपए में समझौता कर रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के लिए खड़ी हो गई है दूसरी है। द्विपक्षीय समझौते तब भी ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं, जो रुपए में उसके सौदे हो रहे हैं, ये अपने आप में विलक्षण चीज है कि अब उसकी निर्भरता जो है डॉलर पर कम होती जा रही है, उसकी भी और दूसरे देशों की भी। मान लो भारत से उनको व्यापार करना है, तो अगर डॉलर पर निर्भरता खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो डॉलर भी कमजोर होता जाएगा। भाई किसी भी चीज पर अगर कोई डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी, जब डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा उसके ऊपर तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो इससे उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, और यही भारतवर्ष की ताकत है। दूसरा, जो भारतवर्ष का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, उसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। भारतवर्ष का यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है धीरे धीरे हर देश में फैलता जा रहा है, और ये भारतवर्ष की एक ऐसी ताकत बनता जा रहा है जो कि दुनिया भर में, आप ये समझ लीजिए, भारतवर्ष के आर्थिक प्रभुत्व को स्थापित करने वाला है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, पहले छोटी छोटी कंट्री ले रही थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज भी लेने लगी है। तो ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इसने भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी एज दी। और यहाँ यहाँ के जो विपक्षी हैं उनके लिए तो इसलिए कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि उनका तो धर्म है केवल विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना, किसी भी चीज में उनको ये निकालना कि भाई इससे मोदी झुक गए, मोदी वो हो गए। इन सब चीजों से ना तो मोदी के ऊपर फर्क पड़ने वाला है और ना इन ट्रांजेक्शन के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि उनके जो झूठ है 2-4 महीने के लिए जो उनके एजेंडे चलते हैं, उसके आखिर वो एजेंडे टाइम खुद साबित होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं कुछ सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि टिकना केवल सत्य को होता है, झूठ को टिकना नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो कुछ दिन के लिए चलाने के लिए कोशिश करते हैं, और विशेषकर ये कि जो उनके वहां से उनके आका जो होते हैं वो बताते हैं, वो अपना करते हैं, कुछ दिन उनका अपना चलता है काम धाम, पॉलिटिकल अपना जो एजेंडे होते हैं वो चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर टैंडे फिस हो जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष अपने जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के माध्यम से अपने देश को आर्थिक जो है ताकत के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण घटना है पूरे विश्व के इतिहास में। इधर इधर के हमें लगता है कि 50-100 वर्षों में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं जैसा कि इस समय घट रही हैं, और ये भारतवर्ष को बहुत आगे ले जाने वाली है। तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि देश में कम से कम किसी भी दृष्टि से ही, लेकिन एक राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाली, मतलब राष्ट्रवादी सरकार है, तो वो किसी भी स्थिति में देश के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। और इसलिए किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, कोई भी डील कम से कम यहाँ के लोगों के विरुद्ध नहीं हो सकती, चाहे जो कुछ हो। बाकी अमेरिका के जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, ट्रंप जी, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, झूठ बोल बोल के अपनी पूरी दुनिया में जगहसाई कराते रहे, और उनके जो यहाँ पर लोकल एजेंट्स हैं वो लोग अपना ये सब काम करते रहे। वो लोग अपना कुछ दिनों के लिए अपना काम चलावें, अपनी जो रोटी सेकनी है पॉलिटिकल वो सेकें। बाकी हमें नहीं लगा कि भारतवर्ष में किसी भी तरह की प्रोग्रेस में और किसी भी तरह की उनकी जो आगे योजनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें कोई रुकावट आने वाली है। बहुत बहुत